हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हॉर्मोन्स के बारे में। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन क्या होते हैं हमें पता है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। उनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें लिखनी होती है वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होती है विटामिन की डेफिनेशन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जो हमें एग्जाम में लिखनी होती है, जो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड होती है, जो एग्जामिनर को चाहिए होती है फुल मार्क्स देने के लिए। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विटामिन दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से विटामिन को क्लासीफाई किया जा सकता है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, विटामिन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहले वो विटामिन होते हैं जो कि फैट में सोल्यूबल हो सकते हैं, जैसे कि A, D, E, K। ये जो चार विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। कहाँ पर? ये लीवर, एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, जिसमें सोल्यूबल की स्पेलिंग गलत है क्या? सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, जो बी कॉम्प्लेक्स आते हैं और सी आता है जिसमें, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल है। B12 एक्सेप्शन है, यहाँ पर B12 जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते हैं। और ये जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, इनकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इनसे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस से, तो हमें सोर्सेज भी याद रखने पड़ेंगे, ऑब्वियसली नॉट डिफिकल्ट। तो सोर्सेस और इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है वो हमें याद रखनी है। तो क्या है वो हम देख लेते हैं। A, D, E, K। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमें कौन से पढ़ने हैं? B1, B2, B6, B12 और विटामिन सी। इनके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इनके केमिकल नेम भी आ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली बोल दिया आपको कि पायरिडोक्सिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर द केमिकल नेम ऑल्सो। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस की। हमें पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन और इसके सोर्सेज क्या है? कैरेट, मिल्क, बटर, ये इसके सोर्सेस हो जाएंगे। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, यानी कि बोन्स की वीकनेस, बोन्स डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, रिकेट्स। और सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। वही अगर हम बात करें विटामिन ई की तो इसकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, मस्कुलर और फ्रेजिलिटी, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, मस्कुलर वीकनेस, ये इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। और इसके लिए विटामिन ई के लिए जो होते हैं ऑयल्स, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। कौन से ऑयल? वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि व्हीट ग्राम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। जब हमें कुछ चोट लग गई तो ब्लड निकल रहा है लेकिन क्लोटिंग नहीं हो पा रही है टाइम में, जितने टाइम में होनी चाहिए। और इसके लिए अच्छा सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर हम बात करें B1 की, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर 1, 2, 6, इनके हमें केमिकल नेम दिए हुए हैं और हमें याद रखने हैं, जैसे कि थायामीन। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो राइबोफ्लेविन, और विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन। ठीक है, थायामीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, ये हमें याद रखने हैं, तीनों के केमिकल नेम होते हैं।
B1 की डेफिशिएंसी से ऑब्वियसली, ये तो हमने पढ़ ही रखा है बहुत बार जीके में, बेरी बेरी होता है। इसके लिए गुड सोर्सेज क्या है, बेरी बेरी यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगने लग जाती है, तो इसके लिए भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क इसका एक अच्छा सोर्स है। उसके अलावा B2 की अगर हम बात करें, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, B2 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो माउथ लिप्स के कॉर्नर डैमेज होने, यानी कि बर्निंग, स्किन बर्निंग सेंसेशन, माउथ लिप्स कॉर्नर डैमेज हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, काइलोसिस हम उन्हें कहते हैं, काइलोसिस। काइलोसिस का मतलब होता है कि जो माउथ और लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, काइलोसिस हो सकता है B2 की डेफिशिएंसी से। और इसके लिए सोर्स क्या है, एग वाइट हो गया, उसके अलावा मिल्क हो गया। मिल्क तो विटामिन आप याद रख ही लीजिए, B1 B2 B6 में विटामिन, मिल्क तो एसेंशियल सोर्स होता है। B6 की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, दौरे पड़ने लग जाते हैं ना, मतलब कंट्रोल नहीं रहता कुत्ते से, दौरे पड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंस, हम उन्हें कहते हैं कॉन्वर्जेंस। ठीक है। और इसके मिल्क एक बहुत अच्छा सोर्स है, एग योल्क हो गया। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, RBC डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन, और इसके लिए फिश, मीट, एग, कर्ड भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन C की अगर हम बात करें, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C की डेफिशिएंसी स्कर्वी हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। और विटामिन C के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि आंवला इज द बेस्ट सोर्स माना जाता है आंवला को विटामिन C का। तो ये हमारे कुछ विटामिन हैं जिनके सोर्सेस और डेफिशिएंसी डिजीजेज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत बार हमने जीके में पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े तो भी रटने की कुछ जरूरत नहीं है, याद रह जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया विटामिन के बारे में। अब अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, तो जो हमारी जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का वो पार्ट जो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी यानी कि जो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर जो गुण आते हैं, हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट को हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने, जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का वो पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, पहला होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, DNA और RNA। DNA मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब DNA RNA में भी तीन तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें DNA की, तो DNA में क्या तीन चीज़ें होती हैं, DNA में जो पहली चीज़ होती है वो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और जो DNA में पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है उसका नेम क्या होता है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। और फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी चीज होती है इसमें बेस। और DNA के केस में बेसेस, चार बेसेस प्रेजेंट होते हैं, कौन सा, AGCT, यानी कि एडिनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये चार बेसेस प्रेजेंट होते हैं DNA में। अगर हम बात करें RNA की, तो RNA में भी सेम तीन चीज़ें होती है। पहली क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर, जिसे हम कहते हैं बीटा D राइबोज। ठीक है। दूसरी चीज होती है फॉस्फोरिक एसिड,
और तीसरी चीज होती है बेस। यहाँ पर भी 4 बेस होते हैं, शुरू के जो 3 हैं वो तो सेम होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थायामीन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें AGC, थायामीन की जगह यहाँ पर होता है यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। ये बेस इसमें एक्स्ट्रा होता है, यही इनमें बेसिस में डिफरेंस है। और पेंटोज शुगर में भी यहाँ पर डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर हम पेंटोज शुगर का बना के देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी पेंटोज शुगर कैसे बनाते हैं, दोनों का बना रही हूँ मैं, 2-डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। HHOH, HHOH, OH, CH2OH, CH2OH, OH। ये हमारे 2 स्ट्रक्चर हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड पोजीशन है। अब बीटा डी, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के लिए कौन सी शुगर होगी, ये होगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको केवल एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए तो 2-डीऑक्सी, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल, तो यहाँ पर HH हो जाएगा और यहाँ पर HOH हो जाएगा, यही इनमें डिफरेंस है। बाकी याद कैसे रख सकते हैं, सिंपली कुछ रटने की जरूरत नहीं है, HHOH इस तरीके से सिंपली हम याद रख सकते हैं। डीएनए के केस में सेकेंड पोजीशन पर डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल कर देना है। आरएनए की बात करें तो आरएनए के लिए ये राइबोज शुगर हो जाएगी, ये क्या है, राइबोज शुगर, और ये क्या है, बीटा डी राइबोज शुगर, बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले उससे पहले हमें पढ़ना होगा न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स, तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जब पेंटोज शुगर पे फर्स्ट पोजीशन पर बेस लग जाता है, जो हमारी पेंटोज शुगर है, OH, OH, H, H, CH2OH, HH, ये जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर बेस लग जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, यानी कि शुगर प्लस बेस। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी कि ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पर 5th पोजीशन पर हम क्या लगा देंगे, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले हम बना लेते हैं, OH, OH, H, H, यहाँ पर H है, यहाँ पर बेस है, और यहाँ पर भी H है, यहाँ पर CH2O, और H को याद कैसे रखें, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगेगा तो H को हटाना है, H को हटाना है और उसकी जगह PO3 लगाना है, बस ये सिंपल सा हमें याद रखना है, तो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। H को यहाँ पर CH2OH था, H को हटाया, उसकी जगह PO3 लगाना है। कैसे लगाएंगे, P से 1 2 3 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होने हो, यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है वो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से, तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से। अब ये फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज कैसे बनता है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में एक का जो 3rd पोजीशन है और दूसरे की 5th पोजीशन, उन वो आपस में फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज से जुड़े होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक पेंटोज शुगर बना देते हैं, जैसे कि यही हम ले लेते हैं, इसके बाद एक और पेंटोज शुगर नीचे कैसे बनेगी, एक और न्यूक्लियोटाइड CH2 OH, OH, H, यहाँ पर बेस लगा होता है, यहाँ पर CH2
और यहाँ पर क्या था, जो हमारा CH2O, उसके बाद PO3 ग्रुप था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर H का रिमूवल करना है और यहाँ पर PO3 इस तरीके से लगा देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हो गया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, क्या किया हमने कि जो हमारे दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। तो हमने दो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स लिए, एक की थर्ड पोजीशन और एक की जो फिफ्थ पोजीशन वाला कार्बन है, उनके बीच में लिंकेज होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज उसे हम कहते हैं। ठीक है, इस तरह की फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप से लिंकेज होगा, तो ये क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद कुछ जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, और जो DNA होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो जो दो स्ट्रैंड्स हैं DNA की, वो आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ये हमारी NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो इनमें दो बेसेस के बीच में H बॉन्डिंग होगी, तो वो पर्टिकुलर पेयर ऑफ बेसेस के बीच में ही H बॉन्डिंग होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहाँ तक बात क्लियर है। यही कुछ हमें पढ़ना था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब लास्ट टॉपिक है हमारा हॉर्मोन्स। अब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आपको लग रहा होगा अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कभी सोचने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में वही ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कितनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, इतना क्यों पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमें तो इस एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना भी नहीं है, फिर भी इतना पढ़ना पड़ रहा है। और वो एग्जाम्पल लेते हैं फिर कुछ ऐसे लोगों का जो उन्हें लगता है कि बिना एजुकेशन के अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, स्किल्स आर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, टू कीप आवर बॉडी एंड सोल टुगेदर वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू अर्न। बट ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। और वो आप कब बनेंगे, जब आपको नॉलेज होगा, व्हेन यू आर एजुकेटेड। तो ये सब पढ़ना ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए भी, तभी तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए यही तो सबसे ज़रूरी होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें एजुकेशन की फील्ड में करना होगा कुछ तभी हम पढ़ाई करेंगे, ये नॉलेज हर जगह काम आता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं, इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स होते हैं। हॉर्मोन्स डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में पोर हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। हॉर्मोन्स से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं प्रीवियस ईयर में भी। हॉर्मोन्स के एग्जांपल की हम बात करें तो बहुत सारे, जैसे कि एंडोर्फिन हो गया, थायरोक्सिन, उसके अलावा इंसुलिन हो गया। इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको लिमिट में रखता है। और जो ग्लूकेजन होता है, ग्लूकेजन, वो क्या करता है, वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और ये दोनों साथ मिलकर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा ज़्यादा इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये बायो में इंपॉर्टेंट है, हमारी केमिस्ट्री में नहीं। तो यही हमें पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।